चमड़े के उस फोल्डर में 50 करोड़ रुपए की होटल चेन के कागजात थे। मेरे नाम, मेरी 21वीं बर्थडे का तोहफा। लेकिन जैसे ही मैं उसे खोलने वाली थी, दरवाजा खुला और मेरी माँ अपने नए पति के साथ अंदर घुस आईं। उनकी आंखों में वही चमक थी जो शिकारी की आंखों में अपने शिकार को देखकर आती है। माँ ने कहा, ये होटल हम मिलकर चलाएंगे, एक परिवार की तरह। मैंने जवाब दिया, नहीं, अब मैं ही मालकिन हूं। और तब माँ का असली चेहरा सामने आया। उन्होंने चीखते हुए कहा, तो फिर अपना सामान बांधो और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। पर मैं हिली नहीं, मुस्कुराई भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगले 2 घंटे में पुलिस की गाड़ियां इसी दरवाजे पर आने वाली थीं। और हथकड़ी पहनकर जो इस घर से निकलने वाला था, वो मैं नहीं थी, वो मेरी माँ थी, और उनके साथ उनका धोखेबाज पति भी। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हुआ? एक माँ अपनी ही बेटी से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? और एक 21 साल की लड़की ने अपनी ही माँ को जेल कैसे भिजवा दिया? तो सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये कहानी है विश्वासघात की, रिश्तों के पीछे छुपे झूठ की, और सबसे बड़ी बात, एक दादी माँ के उस प्यार की जिसने अपनी पोती को सिखाया कि जो सही है उसके लिए लड़ना जरूरी है, चाहे सामने खड़ा कोई भी हो। जब लोग मुझे आज देखते हैं तो उन्हें दिखता है वो शानदार होटल, संगमरमर के फर्श, कांच की लॉबी और सोने के अक्षरों में लिखा हुआ नाम। लेकिन जो उन्हें नहीं दिखता वो है वो शोर जो इस परिवार के अंदर सालों से गूंज रहा था। मेरी दादी माँ शारदा बनर्जी ने सब कुछ शून्य से बनाया था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सड़क किनारे एक मोटेल से शुरुआत की थी। तब वो 21 साल की थीं, मेरी ही उम्र। सब उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने उन सब की बातों को ईंट और कमाई में बदल दिया। जब मैं पैदा हुई तब तक बनर्जी कलेक्शन एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लोग ईर्ष्या से फुसफुसाते थे। मेरी माँ बृंदा ने दादी माँ का धैर्य तो विरासत में नहीं पाया, बस उनका घमंड पाया। उनके लिए सफलता का मतलब कुछ बनाना नहीं था, बल्कि दिखना था। उन्हें कैमरे की चमक नक्शों से ज्यादा प्यारी थी। उन्हें परिवार से ज्यादा कंट्रोल प्यारा था। मेरे पिताजी मनीष बिल्कुल उलट थे। वो शांत थे, स्थिर थे, एक ऐसे इंसान थे जो चीजों को सही तरीके से करने में यकीन रखते थे, भले ही उसमें ज्यादा वक्त लगे। वो सालों तक ऑपरेशन संभालते रहे, चुपचाप सब कुछ खड़ा रखते रहे, जबकि माँ दिखावे के पीछे भागती रहीं। जब मैं 16 साल की थी, तब मैंने उस संतुलन को टूटते देखा। मुझे आज भी वो रात याद है जब पिताजी चले गए थे। उनकी आंखों में थकान थी। दरवाजे के पास सूटकेस रखा था। उन्होंने कहा था, मैं वहां नहीं रह सकता जहां प्यार एक नाटक बन गया हो। जब वो दरवाजे से बाहर निकले, उनके पीछे जो सन्नाटा छूट गया, वो ऐसा था जो हर कोने में भर जाता है और कभी नहीं जाता। उसके बाद बृंदा ने जल्दी से दूसरी शादी कर ली, स्कॉट मिलर से। नहीं, माफ करना, मैं गलत नाम बोल गई, सुरेश मल्होत्रा से। एक चिकनी चुपली बातें करने वाला बिजनेस कंसल्टेंट जो सिनर्जी और ग्लोबल एक्सपेंशन जैसे शब्द बोलता रहता था। वो वही सब कुछ था जो माँ को सफलता लगता था, चमकदार, शोर मचाने वाला और अंदर से खोखला। शादी के कुछ समय बाद ही माँ ने मुझे दादी माँ के पास रहने भेज दिया। कहा, स्थिरता के लिए। मुझे अच्छी तरह पता था, मैं बस एक कम गवाह थी। दादी माँ के साथ जिंदगी शांत थी, लेकिन उबाऊ नहीं। उनके घर में देवदार की लकड़ी और कॉफी की खुशबू आती थी। उनकी सुबह टाइपराइटर की आवाज से शुरू होती थी।
वो मेरे साथ बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक शागिर्द की तरह पेश आती थीं। मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा, जबकि वो मुझे दिखाती रहीं कि असली विरासत का मतलब क्या होता है। अनुशासन, जोखिम और फिर से शुरू करने की हिम्मत जब दूसरे लोग तुम्हें खत्म बताएं। कभी कभी रात को मैं उन्हें पुराने प्रॉपर्टी मैप्स देखते हुए पकड़ती थी, वो मूल नक्शे जो उन्होंने खुद हाथ से बनाए थे। वो उन रेखाओं को हल्की मुस्कान के साथ छूती थीं और कहती थीं, हर इमारत एक कहानी बयान करती है। सोफिया, माफ करो आरुषि। दीवारें याद रखती हैं कि उन्हें किसने बनाया और क्यों। मैं तब नहीं समझी थी कि वो लोगों के बारे में भी बात कर रही थी, उन नींवों के बारे में जो हम खुद के अंदर बनाते हैं। साल गुजरते गए, माँ के फोन और छोटे होते गए, उनके शब्द और तेज होते गए। वो कहती, तुम्हें आना चाहिए, सुरेश यूरोपीय मार्केट के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरे पास हमेशा कोई एग्जाम या प्रोजेक्ट होता था और बात उनकी निराश आह के साथ खत्म हो जाती थी। हम अजनबी थे, सिर्फ खून और कानूनी कागजातों से जुड़े हुए। उस सुबह तक, मेरे 21वें जन्मदिन की सुबह, जब दादी माँ ने मुझे अपनी डेस्क पर बैठने को कहा, चमड़े का फोल्डर इंतजार कर रहा था, भारी और अनजाना। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी विरासत है, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा भी है। मुझे नहीं पता था उनका क्या मतलब था, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाने वाला था। क्योंकि कभी कभी जिस पल तुम्हें वो सब कुछ मिलता है जो तुमने हमेशा चाहा था, उसी पल तुम्हें पता चलता है कि कौन उसे तुमसे छीनने आ रहा है। उस रात का खाना एक जश्न जैसा लगा। भुना हुआ गोश्त, मोमबत्तियों की रोशनी लंबी लकड़ी की मेज पर झिलमिला रही थी और दादी माँ उस दुर्लभ शांत तरीके से मुस्कुरा रही थी। एक बार के लिए घर शांत था, सिर्फ चांदी और चीनी मिट्टी की आवाज से भरा हुआ। मुझे याद है, मैं सोच रही थी, शायद चीजें आखिरकार स्थिर हो रही हैं। फिर दरवाजे की घंटी बजी। ये उन छोटी आवाजों में से एक थी जो सब कुछ बदल देती हैं। मैं उठी, नैपकिन अभी भी मेरे हाथ में था। जब मैंने दरवाजा खोला, बरामदे की ठंड पहले मुझे छुई और फिर उनका परफ्यूम। मेरी माँ वृंदा वहां खड़ी थी, क्रीम रंग का कोट, उनके बाल बिल्कुल सजे हुए, उनकी मुस्कान पतली और चमकदार। उनके बगल में सुरेश थे, उनके पति, तथाकथित कंसल्टेंट। वो घमंड पहने हुए थे जो हमेशा सस्ते परफ्यूम और धोखे की तरह महकता था। आरुषि, माँ की आवाज खुशी से लबरेज थी। जन्मदिन मुबारक हो बेटा, हम बस इस इलाके में थे और सोचा कि रुक जाएं। मेरे पीछे दादी माँ की कुर्सी धीरे से फर्श पर खिसकी। वो अंदर आने का इंतजार नहीं करने वाले थे। सुरेश एक गिफ्ट बैग लेकर आए थे, वो किस्म का जो तब दिया जाता है जब तुम्हें पहले से पता हो कि तुम बदले में क्या चाहते हो। माँ की निगाहें घर में इधर उधर घूमी और टेबल पर रखे फोल्डर पर ठहर गईं। मेरी विरासत। हमने तुम्हारे बड़े तोहफे के बारे में सुना, उन्होंने कहा। उनका लहजा जहर में लिपटी चीनी की तरह था। 50 करोड़, कितना अच्छा। मैंने विनम्र बने रहने की कोशिश की। ये नंबर के बारे में नहीं है। दादी माँ चाहती थीं कि मैं वो जारी रखूं जो उन्होंने शुरू किया था। माँ हल्के से हंसी, मैनिक्योर किए हुए हाथ लहराते हुए। बेशक, बेशक, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस चलाना बच्चों के लिए नहीं है। तुम्हें अनुभव चाहिए, मार्गदर्शन। इसीलिए सुरेश और मैंने सोचा हम इसे साथ मिलकर चला सकते हैं, एक परिवार की तरह। वो शब्द परिवार एक थप्पड़ की तरह गिरा। सुरेश आगे झुके, अपने हाथ कुर्सी की पीठ पर टिकाते हुए। ये एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा है आरुषि, हमें मदद करने दो। हमने पहले से एक प्रपोजल तैयार किया है। दादी माँ की आवाज उनकी बात को काटते हुए आई। एक प्रपोजल?
किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हारी नहीं है। हवा बदल गई। सुरेश की मुस्कान डगमगाई। माँ ने उन्हें चेतावनी भरी नजर से देखा। वही ठंडी अवज्ञा जो वो पिताजी के साथ इस्तेमाल करती थी। माँ, कृपया प्रैक्टिकल बने। प्रैक्टिकल? दादी माँ ने दोहराया, जैसे शब्द को चख रही हों। जैसे जब तुमने बिना अनुमति लिए बर्लिंगटन, मेरा मतलब है बरेली की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी, या जब तुम विस्तार के लिए 6 महीने गायब हो गईं और कर्ज लेकर वापस आईं। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सालों पहले की बात है। हाँ, दादी माँ ने नरमी से कहा, और मुझे हर वो साल याद है जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। मैं वहीं खड़ी रही, चुप। तनाव मेरी पसलियों पर दबाव डाल रहा था। कमरे में मेहंदी और गुस्से की खुशबू आ रही थी। माँ मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आवाज कड़क थी। आरुषि, उसे तुम्हें मेरे खिलाफ मत करने दो। हम परिवार हैं। हमें साथ मिलकर दोबारा बनाना चाहिए। मैं उन पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से वो उस फोल्डर को देख रही थी, उससे मुझे सच्चाई पता चल गई। ये दोबारा बनाने के बारे में नहीं था। ये उस ताकत को फिर से हासिल करने के बारे में था जो उन्होंने पहले ही खो दी थी। दादी माँ अपनी कुर्सी से उठी, मेरे कंधे पर एक स्थिर हाथ रखते हुए। खाना खत्म हुआ। उन्होंने शांति से कहा, कुछ चीजें बहस के लिए नहीं हैं। सुरेश ने गला साफ किया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। बेशक, हम जल्द फिर बात करेंगे। लेकिन जब दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ तो मैंने वो फुसफुसाहट सुनी जो माँ ने हवा में छोड़ी, शांत, जहरीली। सिर्फ मेरे लिए ये खत्म नहीं हुआ है। और वो सही थीं, ये खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह घर घर जैसा नहीं लगा। खिड़कियों से आने वाली रोशनी अलग दिख रही थी, ठंडी, पतली, जैसे दीवारें खुद जानती हों कि आगे क्या आने वाला है। दादी माँ दिन का ज्यादातर समय अपने स्टडी में बिताया। दरवाजे बंद। मैं उनकी टाइपराइटर की हल्की आवाज सुन सकती थी, लय मेरी धड़कन से भी ज्यादा स्थिर। नीचे मैंने पाया कि नाश्ते की मेज पहले से कब्जा हुई थी। मेरी माँ कॉफी के कप के साथ बैठी थी जो उन्हें दी नहीं गई थी। दादी माँ के एक पुराने लेजर को पलटती हुई, जैसे वो पहले से ही उनका। सुरेश खिड़की के पास टहल रहे थे, फोन पर संभावित पुनर्गठन और संयुक्त नियंत्रण जैसे शब्द फुसफुसाते हुए। उन्होंने मुझे पहले नहीं देखा और एक सेकंड के लिए मैंने उन्हें देखा। 2 घुसपैठिए जो परिवार की आड़ में छिपे हुए थे। माँ ने आखिरकार ऊपर देखा। उनकी मुस्कान कुरकुरी। गुड मॉर्निंग बेटा, हम बस कुछ चीजों पर विचार कर रहे थे। तुम जानती हो, बिजनेस को स्थिर रखने के लिए। स्थिर? मैंने पूछा, अपनी आवाज समतल रखते हुए। ये 50 सालों से स्थिर है। उन्होंने ताना को नजरअंदाज किया। तुम जवान हो आरुषि, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें पेरोल या कानूनी दस्तावेजों के बारे में तनाव लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए परिवार होता है। सुरेश ने सिर हिलाया, उनका लहजा चिकना। हमें उबाऊ हिस्से संभालने दो, तुम अपनी डिग्री पर ध्यान दो। मुझे अपनी नब्ज तेज होती महसूस हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैं काउंटर की तरफ गई, अपने लिए संतरे का जूस डाला और सन्नाटे को तब तक खिंचने दिया जब तक वो खुजली करने लगा। फिर मैं उनकी तरफ मुड़ी। क्या दादी माँ को पता है कि तुम यहाँ हो? माँ ने पलकें झपकाईं, होंठ कस गए। वो आराम कर रही हैं। सही है, मैंने चुपचाप कहा। तो फिर शायद उन्हें आराम करने दो। उनकी आंखें मेरा पीछा करती रहीं जब मैं कमरे से बाहर गई। हर कदम एक चुनौती की तरह गूंज रहा था। उस दोपहर मैं दादी माँ के ऑफिस गई। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा था तो वो हैरान नहीं दिखीं। उन्होंने बस आ भरी और कहा, मुझे उम्मीद थी कि वो कम से कम 1 हफ्ते का दिखावा तो करेंगे। क्या आप चाहती हैं कि मैं वकील को फोन करूं? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया।
पहले से ही कर दिया। उन्होंने अपनी दराज खोली और एक फोल्डर निकाला। एक और, मेरे जैसा ही। ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं जानती अपनी माँ और सुरेश के बारे में। वित्तीय दस्तावेज, सौदे जो छिपाए जाने थे। मेरा पेट कस गया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि कभी कभी, दादी माँ ने कहा, उनकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हुई, किसी को ये सिखाने का एकमात्र तरीका कि जो उनका है उसकी रक्षा कैसे करनी है, ये है कि उन्हें महसूस कराया जाए कि उसे कितनी आसानी से छीना जा सकता है। हमने बाकी का दिन चुपचाप तैयारी करते हुए बिताया। दादी माँ ने अपने अटॉर्नी को फोन किया। मैंने पुरानी फाइलों को छाना, उन लेन देन को चिन्हित किया जो मेल नहीं खाते थे। सबूत वहां था, भुगतान, ट्रांसफर, भूत खाते। जब तक सूरज डूबा, घर में कॉफी और धूल भरे कागज की खुशबू आ रही थी। दादी माँ थकी हुई लग रही थी, लेकिन शांत। कल, उन्होंने कहा, हम उन्हें रात के खाने पर फिर से बुलाएंगे। उन्हें लगने दो कि वो जीत गए हैं। मैंने सिर हिलाया, समझते हुए। अगर उन्हें एक मंच चाहिए तो हम उन्हें देंगे, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट हमारी थी। निमंत्रण दादी माँ का आइडिया था। एक विनम्र संदेश उस सुबह भेजा गया, आज रात खाना। आइए ट्रांजिशन के बारे में ठीक से बात करें। मैंने उन्हें हर शब्द सर्जिकल सटीकता के साथ टाइप करते देखा। ये शांति के कपड़े पहना हुआ चारा था। 6 बजे तक मेज फिर से सजाई गई थी। वही लकड़ी की सतह जो चमक से पॉलिश की गई थी। मोमबत्तियां झूठ में जलने का इंतजार कर रही थीं। घर में भुनी हुई लहसुन और शांत तनाव की खुशबू थी। दादी माँ ने एक गहरे नीले रंग की ड्रेस में बदल लिया था, वो सिर्फ औपचारिक बातचीत के लिए पहनती थी। उनके चेहरे ने कुछ नहीं बताया। शांत रहो, उन्होंने फुसफुसाया जब उन्होंने मेरी प्लेट के बगल में एक चांदी का फोल्डर रखा। पहले उन्हें बोलने दो। ठीक 7 बजे हेडलाइट्स बजरी वाले ड्राइववे पर बिखर गईं। सामने का दरवाजा बिना दस्तक के खुला। मेरी माँ पहले घुसीं। उनकी हील्स हक की मेट्रोनोम की तरह टिक टिक कर रही थीं। उन्होंने लाल पहना था, बोल्ड, जानबूझकर, नियंत्रण का रंग। सुरेश करीब पीछे आए, टाई ढीली, मुस्कान चौड़ी। माँ ने मीठे से कहा, दादी माँ के गाल के पास हवा को चूमते हुए। आरुषि। उनकी आवाज चिकनी थी, लेकिन नीचे तेज, मखमल में लिपटे कांच की तरह। मुझे खुशी है कि हम ये ठीक से कर रहे हैं, सुरेश ने जोड़ा। पारिवारिक फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं लगभग हंस पड़ी। खाना विनम्र सन्नाटे में शुरू हुआ। प्लेटें पास हुईं, वाइन डाली गई, लेकिन मैं उनकी बेसब्री महसूस कर सकती थी। जिस तरह से माँ की उंगलियां मेज पर ड्रम कर रही थीं। कैसे सुरेश की निगाहें मेरे हाथ के पास रखे चांदी के फोल्डर पर बार बार जा रही थीं। आखिरकार माँ खुद को रोक नहीं पाई। तो ईमानदारी से बात करें, उन्होंने अपना कांटा नीचे रखते हुए कहा। इस पैमाने का बिजनेस चलाना जटिल है। ये उम्मीद करना अनुचित है कि एक 21 साल की लड़की इसे अकेले संभाले। दादी माँ ने अपनी वाइन की चुस्की ली, कुछ नहीं कहा। सुरेश आगे झुके, आवाज आत्मविश्वास से भरी। हमने पहले से एक प्लान तैयार किया है। मैं वित्तीय अनुकूलन संभालूंगा, बृंदा पीआर देखेंगी और आरुषि। खैर, वो कुछ समय के लिए हमें शैडो कर सकती है, रस्सियां सीख सकती है। उनके शब्द प्रस्ताव नहीं थे, वो निर्देश थे। मैंने अपना कांटा नीचे रखा। आपका मतलब है कि मैं ओनरशिप आप दोनों को साइन कर दूं और आप इसे मैनेज करेंगे? सुरेश की मुस्कान अस्थायी रूप से कस गई। दादी माँ ने ऊपर देखा, आंखें अपथनीय।
और इससे आरुषि को कैसे फायदा होगा? मां की मुस्कान चौड़ी हो गई। इससे सबको फायदा होगा, हम आखिर परिवार हैं। वो शब्द फिर से परिवार उनके मुंह में गंदा लगा। मैंने धीरे से सांस ली। आप सही हैं, मैंने चुपचाप कहा। हम परिवार हैं। वो संतुष्टि से पीछे झुक गई। अच्छा, तो चलिए, इसीलिए मैंने बीच में कहा, वक्त आ गया है कि हम ये दिखावा बंद करें कि ये प्यार के बारे में है। उनका चेहरा जम गया। मैंने फोल्डर को मेज के बीच में धकेला। आपको पारदर्शिता चाहिए? ठीक है, चलिए इससे शुरू करते हैं। सुरेश ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दादी माँ का हाथ तेज चला। उन्होंने फोल्डर खोला। उनकी उंगलियां पहले पन्ने को छू रही थीं। कागज सरकने की आवाज कमरे में भर गई। कुरकुरी, अंतिम। ये, दादी माँ ने कहा, बरेली अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट है। बृंदा बनर्जी के हस्ताक्षर के तहत निकाली गई रकम। फंड जो कभी वापस नहीं आए। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, ये बेतुकी बात है। और दादी माँ ने समान रूप से जारी रखा। ये मिस्टर मल्होत्रा की कंसल्टिंग फर्म के ईमेल हैं। विदेशी विस्तार परियोजनाओं के प्रस्ताव जो मौजूद नहीं है, आप दोनों के हस्ताक्षर से। सुरेश का जबड़ा भिंच गया। आपको कोई हक नहीं था। मुझे पूरा हक था, दादी माँ ने बाधा डाली। उनकी आवाज स्टील। आपने शेल कंपनियों के तहत मुख्य होटलों को गिरवी रखने की कोशिश की। आपने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा। हवा गाढ़ी हो गई। मैं चूल्हे में आग की चटकने की आवाज सुन सकती थी। बोलने की हिम्मत करने वाली एकमात्र आवाज माँ की। निगाहें मेरी तरफ भागी, बेताब। आरुषि, ये सच नहीं है। वो चीजों को तोड़ मरोड़ रही है। तुम संभवतः विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। दादी माँ ने एक आखिरी दस्तावेज मेज पर सरकाया। ओनरशिप संशोधन, उन्होंने कहा। तुरंत प्रभावी, सारा नियंत्रण सिर्फ आरुषि बनर्जी को ट्रांसफर होता है। आप हर बोर्ड और ट्रस्ट से हटाई जाती हैं। माँ ने पन्ने को ऐसे घूरा जैसे वो आग पकड़ सकता हो। तुम ये नहीं कर सकती, उन्होंने फुसफुसाया। मैं पहले ही कर चुकी हूं, दादी माँ ने कहा। सन्नाटा। फिर वो आया, विस्फोट। माँ अपनी कुर्सी से उछल कर खड़ी हो गई। आवाज टूट रही थी। ये मेरी विरासत है, मेरी जिंदगी। तुम उसे बस उसे नहीं दे सकती। दादी माँ बैठी रही। तुमने खुद इसे दे दिया। सुरेश ने माँ का हाथ पकड़ा, बुदबुदाते हुए, बस चलो यहां से। लेकिन वो तैयार नहीं थी। नहीं, उन्होंने चिल्लाया, मेरी तरफ इशारा करते हुए। तुम सोचती हो तुम जीत गई? तुम एक बच्ची हो जो बड़ों का खेल खेल रही है। महीना खत्म होने से पहले तुम पेपर वर्क में डूब जाओगी। मैंने उनकी चमकती हुई नजर का सामना किया। शायद, लेकिन कम से कम वो मेरी गड़बड़ होगी। उनके होंठ कांपे। गुस्सा अपमान से लड़ रहा था। तो फिर अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ, उन्होंने थूका। वही शब्द जो उन्होंने दिनों पहले कहे थे, लेकिन इस बार उनकी आवाज छोटी लग रही थी। और तभी दादी माँ हंसी। वो जोर से नहीं था, बस एक नरम जानने वाली खिलखिलाहट जो किसी भी चीख से ज्यादा साफ हवा को काट गई। तुम सही हो बृंदा, उन्होंने कहा। कोई आज रात इस घर से जा रहा है, लेकिन वो आरुषि नहीं है। एक सेकंड के लिए सब कुछ जम गया, यहां तक कि आग भी चलना बंद हो गई लगी। फिर दादी माँ ने अपने पर्स में हाथ डाला और एक और लिफाफा मेज पर रखा। एक कोर्ट ऑर्डर। आप दोनों को नोटिस दिया जा चुका है। धोखाधड़ी, गबन, षड्यंत्र। जांचकर्ता बाहर इंतजार कर रही हैं। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया।
आपने पुलिस को बुलाया? मैंने न्याय को बुलाया, दादी माँ ने सरलता से कहा। माँ पीछे लड़खड़ाई, सिर हिलाती हुई। आप ऐसा नहीं करेंगी, मैं आपकी बेटी हूं। नहीं, दादी माँ ने नरमी से कहा, तुम थीं। जब तक तुमने इस परिवार का नाम एक शीशे और एक उपाधि के लिए नहीं बेच दिया। 2 अधिकारी चुपचाप अंदर आए, उनकी उपस्थिति विनम्र लेकिन अंतिम। सुरेश ने लड़ाई नहीं की, वो बस फर्श को घूरते रहे जब उन्हें बाहर ले जाया गया। माँ उनके पीछे गईं, उनकी सांसें रुक रुक कर, आंखें जंगली, अविश्वास और निराशा के बीच फंसी हुई। जब दरवाजा बंद हुआ, घर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये अलग था, हल्का, साफ, वो किस्म का जो परेशान करने की जगह ठीक करता है। मैं अपनी कुर्सी में धंस गई, मेरी छाती कसी हुई, हाथ कांप रहे थे। दादी माँ ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह देखना पड़ा। नहीं, मैंने फुसफुसाया, मुझे इसकी जरूरत थी। उन्होंने एक बार सिर हिलाया, उनकी आंखें कांच भरी लेकिन मजबूत। तुमने खुद को मुझसे बेहतर संभाला। मैंने खाली प्लेटों को देखा, मुड़े हुए नैपकिन, उस तूफान के अवशेष जो हमने अभी झेला था। क्या आपको लगता है वो कभी हमें माफ करेंगी? मैंने चुपचाप पूछा। दादी माँ ने आह भरी। माफी उन लोगों के लिए है जो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने क्या किया। तुम्हारी माँ अभी भी सोचती है उन्हें लूटा गया। आग धीरे से फट पड़ी, मेज पर सोना फेंकती हुई। मुझे तब एहसास हुआ कि ये घर वही जहां से मेरे पिताजी साल पहले बाहर निकले थे, जहां हर झगड़ा प्यार से ज्यादा जोर से गूंजता था। आखिरकार शांत, सुरक्षित महसूस हुआ। मैं उठी और खिड़की के पास गई। बाहर लाल और नीली बत्तियां ड्राइववे को रंग रही थीं। सुरेश क्रूजर के पिछले हिस्से में बैठे थे। माँ बरामदे के पास जमी हुई खड़ी थी, मुस्कुरा उनके चेहरे पर धारियां बनाता हुआ। मुझे जीत का एहसास नहीं हुआ, मुझे राहत भी महसूस नहीं हुई, बस एक दर्द, गहरा और शांत, उस परिवार के लिए जो हम हो सकते थे। दादी माँ मेरे साथ आई, कांच में उनका प्रतिबिंब मेरे बगल में। तुमने अच्छा किया आरुषि, उन्होंने कहा। तुमने अपनी आवाज नहीं उठाई, तुमने अपनी कीमत उठाई। उनके शब्द मेरी छाती में कुछ स्थायी की तरह बस गए। और जब आखिरी कार पहाड़ी से नीचे गायब हो गई, रात ने आखिरकार सांस छोड़ी। हमने टोस्ट नहीं किया, जश्न नहीं मनाया, हम बस आग की शांत चमक में बैठ गए। 2 महिलाएं जिन्होंने अलग अलग दशकों में एक ही खानदान से बचकर आखिरकार पैटर्न को तोड़ दिया। अगली सुबह अवास्तविक लगी। वही घर जो चीखों से गूंजा था, अब शांति से गुनगुना रहा था। वो किस्म जो तूफान के बाद आती है। सूरज की रोशनी पर्दों से फिसली, डाइनिंग टेबल के बीच में रखे फोल्डर पर गिरती हुई। वही जिसने सब कुछ खत्म किया था। दादी माँ पहले से ही उठ चुकी थीं। रसोई में कॉफी की चुस्कियां ले रही थीं, जैसे कुछ असाधारण नहीं हुआ था। लेकिन उनके कंधे हल्के दिख रहे थे, उनका चेहरा नरम, जैसे दशकों का बोझ आखिरकार उठ गया हो। खबर तेजी से फैली। सुरेश जांच बंद होने से पहले राज्य से गायब हो गए। मेरी माँ बिंदा बस इतने समय तक रुकी कि अपना नाम हर उस बिजनेस सर्कल में उलझता देखें जिसकी वो कभी पूजा करती थीं। धोखाधड़ी के मामले ने उनसे सब कुछ छीन लिया, पैसा, पद, गर्व। पिताजी मनीष उस दोपहर आए। कोई भाषण नहीं, कोई सवाल नहीं। उन्होंने बस दादी माँ के कंधे पर हाथ रखा
और कहा, आपने सही किया। जब उनकी नजरें मुझसे मिली तो उनमें दया नहीं थी, सिर्फ गर्व। हफ्तों बाद जिंदगी फिर से लगभग सामान्य दिखने लगी। मैंने अपनी अंतिम आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन खत्म की, अपनी क्लास में टॉप करके ग्रेजुएट हुई। दादी माँ ने जोर दिया कि हम होटल की छत पर चुपचाप जश्न मनाएं। कोई प्रेस नहीं, कोई मेहमान नहीं, बस हम। उन्होंने अपना गिलास उठाया और कहा, नई नींवों के लिए। और जब नीचे शहर की रोशनियां चमकी तो मुझे एहसास हुआ कि यही तो था, एक पुनर्निर्माण, संपत्ति या प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि शांति का। पहली बार सालों में मुझे किसी और की विरासत का बचा हुआ हिस्सा नहीं लगा, मुझे अपनी खुद की शुरुआत जैसा लगा। मैं मानती थी कि विरासत खून के रिश्तों और उपनामों के बारे में है, लेकिन मैंने सीखा है कि ये सीमाओं के बारे में है। जो जहरीला है उसे खत्म करने का साहस, भले ही वो तुम्हारा डीएनए हो। मेरी विरासत कोई होटल नहीं थी, वो आजादी थी। अगर तुमने कभी पारिवारिक गर्व से ज्यादा शांति को चुना है तो अपनी कहानी नीचे शेयर करो। तुम अकेले नहीं हो।